सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। हमने जिस तरह से देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का मनसब संभालने के बाद अब सेनेट में भी अली जफर को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। आम इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशिस्तें निकालने के बाद सेनेट के इंतखाबात तहरीक इंसाफ के लिए हौसला अफजा ना रहे। जहाँ सिंध में उसने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया तो दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन इल्तवा का शिकार रहा। अवामी पजीराई के बावजूद पार्टी इस वक्त अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है, जहाँ उसके बानी पाबंदो सलासल हैं, जहाँ वजह मरकजी क़यादत भी हम देख रहे हैं कि कैदो बंद की सोबत बर्दाश्त कर रही है। क्राइसिस के इस दौर में जब बहुत से रहनुमा जेलों में या रूपोशी इख्तियार किए हुए हैं, पार्टी में इख्तलाफात हालात को मजीद संगीन बना रहे हैं। शेर अफजल मरवत के मुतनाज़ बयानात ख़त्म नहीं हुए थे कि अब दीगर रहनुमाओं ने भी अवामी सतह पर इख्तलाफ राय को जाहिर करना शुरू कर दिया है। हालिया मिसाल शहरियार आफरीदी और अली मोहम्मद खान के बयानात हैं, जिन्होंने पार्टी फैसलों से इख्तलाफ राय जाहिर की है। दूसरी जानिब बानी PTI ने अपने हालिया बयान में कहा है कि वो हर किसी से बात करने के लिए पहले भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। इस मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमाद रुहेला इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, असद निज़ामी लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब पेशावर से वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं, शाह साहब आपकी जानिब आती हूँ। ये जो सारी सिचुएशन है इस वक्त बनी हुई है, एक जानिब ये कहा जा रहा है कि जी रिलीफ दिया जा रहा है बानी PTI को, जो हम केसेस में देख रहे हैं इस वक्त कहा जा रहा है कि जी वो रिलीज़ हो जाएंगे आफ्टर अप्रैल या अप्रैल में ही। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो बयानात का सिलसिला है वो भी जारी है पार्टी के अंदर भी, और पार्टी के अलावा भी बात की जाए अगर बानी PTI है वो ये बात उनके भी काफ़ी सख्त किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। सर बेसिकली चल क्या रहा है इस क्राइसिस में? ऑलरेडी एक पार्टी क्राइसिस में है, फिर कन्फ्यूजन का शिकार भी है, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है अभी? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब के रिलीज का ताल्लुक है वो तो सारी बात है, अदालती फैसलों के बाद ही चीजें होंगी या जो भी अंडरस्टैंडिंग बनती है उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात हम जरूर मानेंगे कि पार्टी वाकई लीडरशिप के फुकदान का शिकार है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पार्टी जो है वो सेंट्रिक है बानी चेयरमैन के इर्द गिर्द। और बेशक इलेक्शन के अंदर एक बड़ा जो है वो मार्जिन से वो जीती है पार्टी, लेकिन वोट पड़ा है वही बानी PTI को, क्योंकि बाकी जो लीडरशिप है मेरा ये ख्याल नहीं है कि वो किसी भी तरीके से इंटैक्ट रख सकी है पार्टी को। और उसकी दो वजूहत है मेरी नज़र में। एक वो लीडर्स हैं जो कि पार्टी के जो है बानी लीडर्स में उनका शुमार होता है, पुरानी लीडर्स में से होता है, जो अपने आप को समझते हैं कि वो बानी चेयरमैन के जो है बड़े करीबी हैं, और वो इस वक्त शायद उनकी डिसजेंटलमेंट अपनी जगह पे। एक जो लायर्स के मूवमेंट से लोग आए, जैसे बैरिस्टर गौर साहब है, शेर अफजल मरवत है, इसके साथ साथ कुछ और नए चेहरे जो कि पार्टी में उस वक्त ऊपर आए जब तमाम लीडरशिप या तो जेल में थी या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के पार्टी छुड़वा दी गई थी, या फिर जो है वो किसी भी तरीके से वो PTI से निकल गए थे। लेकिन अब देखें हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तमाम जो लीडर थे जो छुपे हुए थे वो निकलना शुरू हो गए, उनकी जमानतें होने शुरू हो गई हैं, पंजाब के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, और बहुत सारे लोग जो है वो हम समझते हैं कि दोबारा जो है मेन स्ट्रीम की तरफ आना शुरू हुए हैं। अब जो मेन मसला पैदा हो रहा है वो है जाती पसंद नापसंद का, क्योंकि एक कमेटी भी बनाई है PTI ने जो कि फैसले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम है, जिसमें ये तमाम लोग शामिल हैं, पुराने लीडर्स भी हैं और जो नए लीडरशिप उभरी है जबकि बानी चेयरमैन को कैद किया गया। तो अब जाहिर बात है कि इख्तिलाफात उनके दरमियान रसाकशी इसलिए है कि जानशीन कौन है। इस वक्त तो पावर किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि जो काउंसिल बनी है वो फैसले करेगी, और जाहिर बात है इंडिविजुअल एक दूसरे के फैसलों के ऊपर एतराज कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब भी कर रहे हैं, शहरियार आफरीदी साहब को शायद सेनेट के लिए उन्होंने टिकट मांगा था जो कि इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने नहीं दिया, वो एक वजह हो सकती है। एक बात जरूर हम कहेंगे कि इस वक्त हम पार्टी को इंतशार का शिकार इसलिए समझते हैं कि पावर्स किसी के पास नहीं है। ये जाती है दोबारा पानी चेयरमैन के पास, फैसलों के ऊपर डिसीजन लेती है, और हर शख्स में, चाहे बैरिस्टर गौहर है, चाहे वो शेर अफजल मरवत है, चाहे वो पुराने लीडर्स हैं, वो समझते हैं कि हम खान साहब के बड़े करीब है। और एक आम चीज मैं बताऊं, ये बात भी एडमिट करनी चाहिए कि इस वक्त जो पार्टी की ज्यादातर लीडरशिप है उनकी दिलचस्पी नहीं है कि खान साहब बाहर आए, और ये आपको मैं खबर भी दे रहा हूँ, और ये शायद बड़ी हद तक बात दुरुस्त भी है कि बहुत सारे जो बिहाइंड द सीन अगर हम बात करते हैं तो उनकी ये ख्याल है कि चलें जी कोई बात नहीं, वरें
क्योंकि जाहिर बात है कि जब वो बाहर आएंगे तो डिसीजन उनके हाथ में होंगे, फिर वही डिसीजन करेंगे और इन लोगों के इख्तियारात जो है वो कम होना शुरू होंगे। तो एक शायद बड़ा रीजन ये भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी मुश्किलात से पार्टी गुजरी है, अगर इस वक्त इनके दरमियान ये इख्तिलाफात होते तो मजीद जो है वो आगे चलकर नुकसानात होंगे। और अगर यही लीडर्स कल उठ के जो है वो पार्टी के अंदर कोई बगावत करते हैं तो एक और क्राइसिस जो है वो तहरीक इंसाफ को उसका सामना होगा। अच्छा, हमाद, जिस तरह से भी शाह साहब कह रहे हैं कि इस वक्त जो पार्टी में भी जो सारी सिचुएशन पाई जा रही है, कुछ ऐसे भी हैं रहनुमा पार्टी में मौजूद कारकुनान कह लें, वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आएँ, और उनका अपना भी एक हालिया बयान, बल्कि कल का ही शायद उनका बयान है जब उन्होंने लॉयर से बात की, सहाफ़ियों से बात की, सॉरी, तो उन्होंने ये बात की कि मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि इस वक्त बहुत से हमारे जो पार्टी में लोग मौजूद हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। तो एक तो ये कि सिचुएशन क्या है इस वक्त, पीटीआई को नुकसान किससे पहुंच रहा है, और दूसरा ये कि इतनी कन्फ्यूजन क्यों है, अवाम समझ माइंड सेट नहीं समझ पा रही, क्या रिलीफ मिल रहा है, क्या रिलीफ नहीं मिल रहा, और क्या बातचीत चल रही है और किस लेवल पे बातचीत चल रही है। देखिए, रिलीफ मिल रहा है, इससे शायद इतनी खुशी इमरान खान साहब को नहीं होगी जितना दूसरी पार्टियों को डर नज़र आ रहा है। वो शायद ज़्यादा घबराए हुए हैं उस खुशी की निस्बत जो इमरान खान साहब को खुद बाहर आने पे होगी। और दूसरी बात कि पार्टी में इख्तलाफात हैं, तमाम पार्टीज़ में होते हैं। शहरयार आफरीदी साहब का आपने जिक्र किया, उनकी जो बयान मैंने जिस हद तक सुना है उसका मेरे ख्याल में बेसिक जिस्ट यही थी कि पार्टी किसी की जागीर नहीं होनी चाहिए, कोई पार्टी किसी की जागीर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि आस्तीन के सांप नहीं होने चाहिए, कहीं भी नहीं होने चाहिए, किसी तंजीम में नहीं होने चाहिए, किसी इदारे में नहीं होने चाहिए। ये दोनों बातें दुरुस्त की गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इन बातों को कोई कॉन्ट्राडिक्ट करेगा या कहेगा कि ये बातें सही नहीं की गई। बाकी पार्टीज में भी इख्तिलाफात होते हैं। जावेद लतीफ़ साहब की बात देखिए, उनका मिसाल देखिए, तो वो पार्टी की लाइन को करते हुए नजर नहीं आते। जी, राना सनाउल्लाह साहब भी जावेद लतीफ़ साहब के ज्यादा करीब तर नजर आते हैं बजाय इसके भी कल प्रोग्राम में अगर आप सुने ना, अफनानुल्लाह साहब वो भी काफी बरहम है इस वक्त नून लीग पे, तो नून लीग में भी इस तरह की सिमिलर सिचुएशन है। बिल्कुल, तो तमाम पार्टीज में ऐसा होता है। पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें तो एतजाज एहसन साहब खुलेआम उनके अगेंस्ट लाइन, पार्टी के अगेंस्ट लाइन लेते रहे हैं और पार्टी उनको ओन भी करती रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा होता है, होना चाहिए। इस वक्त पीटीआई, जब ये बात भी दुरुस्त है कि वो अलायंस की बात कर रही है दूसरी पार्टीज के साथ, उसको अपना स्ट्रेंथ दिखानी है, तो ऐसे मौके पर अगर पार्टी के अंदर धड़ेबंदी होगी तो उससे पार्टी की ताकत कम होगी और दूसरे लोगों को उसका फ़ायदा ज़रूर ज़्यादा होगा। लेकिन इसका एक काउंटर ये दिया जाता है कि जंग लाजिम हो तो मुकाबिल नहीं देखा करते, फिर नहीं देखते कि आपके सामने आपका अपना है या पराया है, आपको लड़ना पड़ता है। और व्हाट डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो पार्टी अगर इन सारी चीज़ों से बाहर आती है तो ज़्यादा मजबूत तरीन पार्टी बन के सामने आएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि शहरयार आफरीदी साहब के बारे में उन्होंने बयान दिया है, उनके ऊपर ज़्यादा तनकीद हो रही है। तो अगर किसी ने पार्टी को अपना असल ओढ़ना बिछोना बनाया है तो वो मेरे ख्याल से शहरयार आफरीदी और उन जैसे कुछ कारकुनान हैं, यास्मीन राशिद जैसे, जिन्होंने बनाया है, जो भागे नहीं हैं, जो छुपे नहीं हैं, जो झुके नहीं हैं, डगमगाए नहीं हैं। तो उनकी निस्बत बाकी जो बाहर बैठे हैं या जो छुपे रहे हैं उनको डिसीजन लेने में उतनी इंपॉर्टेंस अगर दी जाती है तो ये गलत बात है। ये इख्तिलाफ का हक और इख्तिलाफ के इजहार का हक अगर पार्टी ऐसे कारकुनान को नहीं देती तो पार्टी भी अपनी कोई खिदमत नहीं कर रही। सही, बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार साहब, एक बड़ी पार्टी है, हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में इनको वोट भी पड़ा है। अब वो एक अलग बात है कि आज़ाद उम्मीदवार बन चुके थे, बाद में उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, ये वाले मामला बाद में आए, लेकिन अवाम उनकी पॉलिटिक्स पे एक नज़र रखती है, अवाम को उम्मीदें भी हैं कहीं ना कहीं। तो इस सिचुएशन में किस तरह से पार्टी को एक पेज पे रखा जाए जब बानी पीटीआई अंदर है, किस तरह से पीटीआई जो है वो चीज़ों को नॉर्मल लेके चल सकती है, आगे लेके चल सकती है, जिससे उसको लगे कि हाँ पार्टी का शिराजा बिखर नहीं रहा। ये उस वक्त हो सकता है कि जब पार्टी के जो लीडरशिप है उसकी उनका कोई प्लान हो और वो आगे एक फ्यूचर के उन पॉलिटिक्स पे नज़र रखें और कोई दिन ब दिन जो है अपनी पॉलिसी चेंज ना करें और कन्फ्यूजन ना हो। पार्टी लीडरशिप, किसी भी पार्टी में लीडरशिप का काम होता है कि क्राइसिस, और लीडर्स का काम ही क्राइसिस के ही वक्त उनकी जो है महारत आती है सामने। अगर वो एक चीज़ डायरेक्शन दे दें, एक चीज़ दे दें, वो कारकुन तक, एक्टिविस्ट तक पहुंच जाता है और वो सब उसको फॉलो करते रहते हैं और उनमें कोई अवाम नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर पार्टी के जो लीडर्स हैं वो सुन के आए, बानी से कोई बात सुन के आए और उसको
अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करें, उसमें कन्फ्यूजन पाया जाता है। दूसरे बंदे जब जाते हैं उनको पार्टी बानी के, जो मुझे लग रहा है बानी जो है कुछ और, उनको उसी तरह की बात लेकिन किसी और उसमें अल्फाज में अगर कहें, वो जाके बाहर कहते हैं, यही कन्फ्यूजन होता है। और कुछ डिसीजन कभी एक देखें, एक खुल ऐसा के नहीं हो आना सकता चाहिए स्पोक्स कि पर्सन किसी एक को कह दिया जाए, उसका तायुन कर दिया जाए कि सिर्फ ये जो मैं बात यही कह रहा करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि एक मुख्तलिफ बातें, हर वो शख्स जो है अपने आप को ये समझता है कि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, ऑफिशियली अनऑफिशियली बानी जो है मुझ पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, मुझ पर डिपेंडेंट हैं और बहुत ज़्यादा मुझ पर जो है ना वो इतबार है उनका। वो आके बात पर करते हैं, जो पार्टी के वो लोग जो 10-15 साल से 20 साल से पार्टी के साथ रहे, उसके एक वो हर उसमें मुश्किलात में साथ खड़े रहे हैं, वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। दूसरी जो मैं बात करने जा रहा था वो ये है कि अगर आपने जो हमारे जो अदारे हैं या हमारी जिससे आपकी लड़ाई है, उससे एक दफ़ा आप तय कर लें कि हमने बात करना है, भाई उनसे बात करना है, और गुफ्त शुनीद के बाद ही मामलात आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को आप खुद टैकल कर लेंगे, असल बात वो है। लेकिन आप कभी कहते हैं, कभी आपको कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, फिर नहीं बढ़ते हैं, फिर कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि अगर हम आगे बढ़े तो ये आप तमाम उसको अगर आप देखें कि ये जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद उन्होंने तय किया इंडिपेंडेंट कहाँ जाएं, किस तमाम पार्टियों से बात कर रहे थे, एक पार्टी उनको सूझी, सब ने मशवरा दिया, उधर गए, उनको पता नहीं था कि वहाँ पार्लिमानी ग्रुप मौजूद नहीं है और जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसमें बाद में उनके जो अपने पार्टी के लोगों ने इस बात का इतराफ़ किया कि ये हमारी गलती थी। अच्छा, फिर गलती थी तो फिर पब्लिकली इस तरह की बातें करना, वो फिर सुन्नी तहरीक के जो सरबराह है, फिर उनको जो है वो नाराज करना, फिर उन्होंने कहा कि मेरी जबान बंद है तो बंद रहे, बेहतर है। तो ये तमाम चीजें पार्टी में उस चीज का जो आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि इतनी बड़ी तादाद का वो फायदा नहीं ले सके, फायदा उठा नहीं सके। आज भी मैं समझता हूँ ये 1992 को जिस अंदाज में ये एक अपनी पार्टी की पॉलिसी के एतबार से चलें, अब कोर कमांडर पेशावर के अफ्तार डिनर पर आप जाते भी हैं, वजात जो हैं वो बैरिस्टर सैफ करते हैं, जो उनके तर्जुमान हैं वो एक वजात करते हैं, उसके बाद इमरान खान साहब वो दूसरी वो बात करते हैं। वो कन्फ्यूजन और अफवाहें जो हैं वो ख़त्म होने के बजाय, दम तोड़ने के बजाय वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं से ये मामलात, और ये बात बिल्कुल सही है जो अपने इंसाइडर पार्टी के कहते हैं कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पुल का काम कर रहे हैं, राब्ते का काम कर रहे हैं। असद, आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी ये जो बातें हो रही हैं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी एक बहस चली हुई है कि जी कुशन मिल रहा है बानी पीटीआई को, केसेस में अगर देखा जाए शायद कोई डील हो रही है, शायद कोई बात हो रही है, ऐसा कुछ आप समझ रहे हैं कि हो रहा है, सिचुएशन जो बनी हुई है? दूसरा ये कि पीटीआई की जो अपनी सियासत है वो किस जानिब जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जो कुशन है जो क्रिएट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि बस वो बाहर आने वाले हैं, ये तो बड़ी देर से चल रहा है। ये तो ऑब्वियसली अदालती कार्रवाई और बाकी सारा कुछ जब अपना रास्ता इख्तियार करेगा और उसके आगे जाके अगर बेलें होंगी और केसेस फारग होंगे, तो शखाना में उनको रिलीफ मिली थी, उसके बावजूद काफ़ी और चीज़ें हैं जो उनको डील करें। वैसे उनके मेरे ख्याल में एज अ पार्टी और एज अ पॉलिटिशियन उनके शायद फ़ायदे में नहीं है अभी अगर वो बाहर आ भी जाएँ, और शायद वो ये चीज़ ख़ुद भी रियलाइज़ करते हैं एक हद तक कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी जिस तरह इंक्रीज़ हो रही है, तो जेल में रहना जो है वो एक फ़ायदेमंद चीज़ आ रही है। अभी आज से कुछ देर पहले भी कुछ जेल की उनकी सूरत हाल के ऊपर भी कोई मैं पढ़ रहा था खबर के 12 लाख रुपए खर्चा होता है, इर्द गिर्द के भी सेल्स उनको दिए हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, अपना किचन है, तो मतलब एक वो चीज़ का मतलब जो एलिमेंट है वो भी हमारे पास है। बहरहाल जो पीटीआई की अपनी बात है जी, इसका एक कहा जा सकता है पार्टी की बनावट के अंदर एक स्ट्रक्चरल एरर जो है वो बहुत वाज़े हो रहा है, और उसकी जो क्रैक्स हैं वो अब हमें नज़र आ रही हैं जब उनके जो बानी है वो ख़ुद जेल के अंदर हैं। ये जो है जो ये गेम होती है चाइनीज़ विस्पर, वो हो रही नज़र आ रही है कि जी कोई जेल में जाता है, उनसे मिलता है, जब तक वो जेल से बाहर आके माइक के सामने आते हैं उस बात में तब्दीली आ जाती है, या ना भी आई हो तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो नहीं उनकी रसाई उन तक, वो समझते हैं जी कि जो बात की गई है शायद ये उनका करेक्ट मीनिंग नहीं था, तो तशरीह हो रही है उनके बयानात की जिसके ऊपर ये कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, जैसे हमारे एक और पैनलिस्ट ने भी जिक्र किया। बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ इस बात से। उसके अलावा जो
इन फाइटिंग है उसके अंदर आप शरीफ अफरीदी साहब को देख लें, शरीफ मरवत साहब की सलमान अहमद से ट्विटर के ऊपर लड़ाई हुई, और बड़े लोग हैं। अभी ये कल के दिन मैं पढ़ रहा था, जो अली जैदी हैं उन्होंने भी कहा है कि मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने मेरे ख्याल में कल के दिन ये हुआ था कि कुरान शरीफ पे भी कुछ लोगों ने ओथ लिया कि जी हम इन फाइटिंग जो है ख़त्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ये चीज़ दिखाती हैं कि पार्टी जो है वो एक पेज पे नहीं है। बहरहाल वो खुद जितना इस बात को कहते रहें, और सीनियर लीडरशिप जो है जिस पार्टी में एग्जिस्ट ही ना करे, लेकिन सीनियर लीडरान जितने हैं वो ज़्यादातर जो है या तो छोड़ गए हैं, या जिनको एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट का वो तो ज़्यादातर छोड़ गए हैं। उसके अलावा देखिए जो मैंने शुरू में कहा स्ट्रक्चरल एरर वाली बात, वो इस तरह से है कि अगर वन मैन शो और हो कुछ और ऐसे आपने नीचे डेलीगेट मंजरे आम से ऐसे गायब हुए हैं कि अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इस तरह से देख लें, अब देखें अगर नून लीग की बात कर ली जाए तो दो बहुत बड़े लोग नून लीग के इस इंतखाबी अमल और ये सारी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं थे, जो शाहिद खान अब्बासी साहब थे और जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं वो नहीं पार्टी के अंदर है। लेकिन पार्टी को उस तरह से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक थर्ड टियर लीडरशिप, सेकंड टियर लीडरशिप, फर्स्ट टियर लीडरशिप, फिर उनका ख़ानदान सब कुछ है। पीटीआई ये सारी लग्जरीज इंजॉय नहीं करता, ना खान साहब के अहले खाना से कोई इस चीज़ के अंदर है, ना सीनियर लीडरशिप उनके पास है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में अभी ठीक होने के बजाय ये थोड़ी बढ़ेंगी। ट्रस्ट डेफिसिट वाला भी एक मामला आ जाता है ना, जब लेना चाहते हैं कि जी एक बंदा है तो फिर ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही, फिर सेकंड टियर भी नहीं है, और फिर उसके बाद ऐसे नए चेहरे जो आके पार्टी का बयानिया, कभी किसके मुंह से अल्फाज कुछ होते हैं, दूसरे के मुंह से अल्फाज कुछ होते हैं, उसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट अवाम में पैदा हो रहा है। तो डेफिनेटली वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब यहाँ पर एक पार्टी एक प्रॉपर वो जो पुराने कारकुनान थे वो नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो फिर इस तरह ही मामला चलेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामला पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की तरक्की को डॉलर से मशरूत कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अगर मुल्क में डॉलर होगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा। अब सवाल ये है कि हुकूमत इस मसले के खात्मे के लिए क्या इक़दाम उठा रही है, और डॉलर की वैल्यू और इसकी दस्तयाबी के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, और क्यों हर थोड़े अरसे बाद मुल्क में डॉलर नायाब हो जाता है, जो हमारी मईशत को शदीद धचका देता है। ये सवाल लेके मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूँगी। जुल्फ़िकार साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, एक तो ये वाला सवाल भी और इसके साथ ये वाले जवाब भी दे दीजिएगा कि कभी कुछ कहा जाता है कि हमारी जो तरक्की है वो इस चीज़ से मशरूत है, कभी कुछ कहा जाता है डॉलर को कह दिया गया है। तो सर, ये मामला कैसे चलते रहेंगे? खुद भी गवर्नमेंट इटसेल्फ मईशत को लेके, मईशत की मुआशी पॉलिसीज़ को लेके इतनी कन्फ्यूजन का शिकार क्यों है? देखिए, वो औरंगज़ेब खान साहब तो एक माहिर वो हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत एक अच्छे। वो तो अपने उस तजर्बे की रोशनी में और उसमें ये कह रहे हैं, अभी तक उनको ये तजर्बा नहीं है कि इस मुल्क में चीज़ें ख़राब क्या हुई हैं, कहाँ से ठीक करना चाहिए। वो ज़रूर अपने अपने फार्मूले को पेश करते हैं और कि ये हो रहा है इस डॉलर। अब डॉलर को जहाँ पर डॉलर लोग छुपा दें, जहाँ जिस मुल्क में रमज़ान से पहले चीनी जो है वो गोदामों में डंप कर दें, रमज़ान से पहले खजूर और ये तमाम चीज़ें आप डंप कर लें, टैक्स जो है वो करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स जो है अब चंद करोड़ में पे करते हैं, करोड़ों का चंद लाखों में पे, लाखों का हज़ारों में आप जो है बदल दें। उन FBI के लोगों के साथ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ वो करते हैं। फिर आपके जो ये लंबे 2600 किलोमीटर के जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ से कोई चीज़ भी आ जाए, कोई चीज़ भी चली जाए, तो मुझे बताएं, तो मईशत की कोई ये मैं कोई माहिर नहीं हूँ मईशत का, लेकिन मैं एक सिंपल एक अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जब आपके स्मगलिंग वहाँ से चीज़ें आ रही हों, यहाँ से चीज़ें जा रही हों, खाद स्मगल हो रहा हो, गंदम आटा इधर से जा रहा हो, चीनी इधर से जा रही हो बहुत बड़ी तादाद में, तो मुझे बताएं कि फिर क्या उस मईशत को किस तरह सहारा दे सकते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें, हुकूमत के खर्चे क्या कम हो रहे हैं? क्या अब हुकूमत जो है, अब अभी पता चला कि सूबे में जो है वो शायद पंजाब में हेलीकॉप्टर ख़रीदा जा रहा है। इसी तरह अगर बलूचिस्तान में अगर आप देखें, तरक्याती कामों के ज़रिए ही अरबों रुपए जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि
यहाँ वाहिद सूबा है बलूचिस्तान जहाँ MPA को 1.5 से 2 अरब रुपए मिलते हैं कि आप तरक्याती काम जो है वो करें। PSDP जो है वो ना PND डिपार्टमेंट खर्च करता है, ना हुकूमत के हाथ में, ना कोई कलेक्टिव स्कीम की तरफ जाता है। एक आदमी चला गया, अदरवाइज वो MPS को, तो मईशत किस तरह सही होगी? तो सबसे देखिए FBR की बात है, FBR को रिफॉर्म करना चाहिए। वो अपनी स्मगलिंग पे बिल्कुल सख्ती से कि यहाँ से मुल्क से चीज़ें बाहर ना जाएं, चीज़ें महंगी ना हो, वहाँ से कोई चीज़ें ना आए। एग्रीकल्चर पर तवज्जो देनी चाहिए। आपके इंडस्ट्रीज जो है वो सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो मरता जा रहा है। बिजली इतनी महंगी हो गई है, उनकी अपीलें छप रही हैं कि हम अपने बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये इन तमाम चीज़ों इनको देखना चाहिए। डॉलर उन्होंने बिल्कुल पॉइंट आउट किया कि वाकई डॉलर इस मुल्क में अगर होगा, डॉलर तो गायब हो जाते हैं, अफगानिस्तान चले जाते हैं, डॉलर यहाँ से बैठ के लोग कारोबार कर रहे होते हैं, काबुल में उनके दफातर उनके हैं। तो मुझे बताएं डॉलर कहाँ जाएगा? उससे जिस तरह से डॉलर स्मगल होकर बैरून मुल्क चला जाता है तो मुल्क को तो नुकसान है जी। ठीक है हमाद, ये तो बता दिए वज़ीर ख़जाना ने कि मुल्क में डॉलर होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा, लेकिन ये प्लान ऑफ एक्शन नहीं बताया कि डॉलर की वैल्यू को कैसे रिटेन किया जाएगा, एक जगह पे रखा जाएगा, और डॉलर को स्मगल होने से कैसे बचाया जाएगा। उसके लिए ये कौन बताएगा हल? दुआ कर सकते हैं कि हमें हल कोई ख्वाब में आ जाए। शायद अगर ऐसे ही बातें होनी है, ऐसे ही बयानात होने हैं, तो हमारे पास, मैंने पहले भी कहा था, हम टारगेट्स पे ज़्यादा जो है बिलीव करते हैं, हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात नहीं करते। हम ये नहीं बताते कि कैसे अचीव करना है। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए वाकई बहुत ज़रूरी है। डॉलर हमारे लिए ज़रूरी है, आएगा तो ग्रोथ होगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हमारा मईशत का पहिया आगे चलेगा। और अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं होती तो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह हमारी मईशत गिर जाएगी, जो कि पहले ही एक बहरान का शिकार है। लेकिन एक और बात भी कहना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल तरीके से अगर आप किसी भी चीज़ को करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, बाहर से लाते हैं, या डॉलर की प्राइस को मैनेज करते हैं, तो वो देर पा नहीं होती। आपको अपने इंटरनल इकोसिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है, आपको एक ईज़ ऑफ बिजनेस को बेहतर करने की ज़रूरत है, आपको ख़ास तौर पे अपने लोकल इन्वेस्टर पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे अभी तक नज़र नहीं आया ऐसा कि हमारा फोकस लोकल इन्वेस्टर हो। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं, उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन लोकल इन्वेस्टर के बगैर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं चल सकती। आर्टिफिशियल तरीके से अगर आप कोई भी पौधा बाहर से ला के लगाएंगे तो एक तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे, दूसरा उसको सस्टेन करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। सीपेक में हमने देखा है ऑलरेडी कि हमें एक एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स, एक सिक्योरिटी के लिए एक पूरी फोर्स खड़ी करनी पड़ी। उसके बावजूद भी हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे सके, वो लोग वापस चले गए। जो लोग आते हैं बाहर से, उनके लिए जितनी आसानी से आते हैं वो उतनी आसानी से चले भी जाते हैं, अपने साथ अपने डॉलर्स ले भी जाते हैं, और ख़ास ना सिर्फ वापस चले जाते हैं बल्कि साथ घसीट के हमें भी एक्सिट ले जाते हैं। बेशक रेकोटेक में हम जुडिशल एक्टिविज्म का भी शिकार हुए हैं, लेकिन हमारी अपनी भी उसके अंदर बहुत कोताहियाँ हैं। हमने उस केस को भी जैसे लड़ा है, वो भी बाद में उसके ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोकल इन्वेस्टमेंट पे बात करें। अगर ऐसा होगा तो हमारा लोकल इन्वेस्टर हमारा एम्बेसडर बन जाएगा। फिर हमारी हुकूमत को ज़रूरत नहीं होगी दूसरी हुकूमतों के पास जाके हाथ फैलाने की और उनसे इन्वेस्टमेंट मांगने की। ये लोकल इन्वेस्टर बाहर जाएगा और बाहर से इन्वेस्टमेंट ढूंढ कर लेकर आएगा। तो उनके ऊपर हमें जितना फोकस करना चाहिए वो शायद हम नहीं कर रहे। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, अब हमारी पॉलिसी का हिस्सा है या हमारे मैंडेट में है, ये मैंडेट में नहीं, सॉरी, हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम अब फोकस करेंगे उस तरह से जैसे हमाद ने जिस जानिब तवज्जो दिलाई? देखिए, एक जो कहते हैं रे ऑफ होप है SIFC की शक्ल में कि अगर जो हमारे बाकी मामलात हैं उसको अगर सेंट्रली कंट्रोल किया जाए, जैसे कि उन्होंने प्लान भी दिया है। लेकिन जो बात डॉलर की आप कर रहे हैं, मैं किसी हद तक इत्तेफाक करूंगा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है कि डॉलर से बेहतरी आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली जो डील करता है वो जाहिर बात है कि डॉलर के अंदर करता है, और अपने जो फॉरेन रिजर्व हैं तकरीबन ऑलमोस्ट $1.57 ट्रिलियन, उसी के थ्रू जो है वो तमाम अदायगियाँ भी करता है, ट्रेड भी करता है, सारी चीज़ें करती है। अब आप सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर से बेहतरी कैसे आएगी। अब आपके मुल्क के अंदर डॉलर आता किस तरीके से? तकरीबन 4-5 तरीके हैं। या तो आपके जो एक्सपार्टाइट पाकिस्तानी है वो बेचते हैं, या एक्सपोर्ट ट्रेड के जरिए आता है, तीसरा जो है फॉरेन लोन की शक्ल में आता है, या फिर आप फॉरेन फंडिंग की शक्ल में। लेकिन जो पांचवा तरीक़ेकार है जो डॉलर आने का, वो बड़ा खतरनाक है। वो डॉलर जो पाकिस्तान के अंदर बोरियों से आता है, जैसे कि शहजाद साहब ने कहा, और वो जो हुंडी के जरिए आता है। यानी आप ट्रेड करते हैं ऐसे ममालिक के साथ। अफगानिस्तान एक इतना बड़ा हब है जहाँ से अरबों डॉलर्स आपके रोज बोरी के अंदर आते हैं और क्रॉस होके आते हैं। इसमें हम ये नहीं कहते कि
स्मगल होकर आते हैं, वो बाकायदा एक प्लान के जरिए आते हैं। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर पंप होता जाएगा डॉलर, जो कि इलीगल मीन के जरिए से, तो क्या होगा, आपका रुपया गिरेगा। जाहिर बात है, या तो आप उसके लिए फिर नोट छापेंगे या फिर आर्टिफिशियली उसको कंट्रोल करने की जो है वो सूरत होगी, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है कोलैप्स होती जा रही है। अब देखें, एक और बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये चीज़ बताई जा रही है कि बार बार कि जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी हमसे बड़ी बेहतर है, उनका रुपया हमसे ज़्यादा गेन कर गया है। उसका रीज़न ये है कि अफगानिस्तान के अंदर पैसा जो है वो आ रहा है इमदाद की शक्ल में, पैसा आ रहा है वो फूड एंड न्यूट्रिशन के मद में भी पैसा आ रहा है, उनकी सिक्योरिटी के अंदर डॉलर्स में आ रहा है। जाहिर बात है उनकी इकोनॉमी जो है वो बबल अप हो रही है, और ये शायद शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट हमें नजर आ रही है कि वो इकोनॉमी बेहतर हो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा। जाहिर बात है कि आपकी अगर डॉलर लिंक इकोनॉमी है तो आप डॉलर जैसे ऊपर बढ़ेगा आपका बेड़ा गर्क होगा। तो मेरे ख्याल में अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये नहीं बताया हमें कि वो इसको कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, और थ्योरी तो हम भी पेश कर सकते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब उनको अगर पता है ऐसा होगा तो व्हाट इज द वे आउट। तो वे आउट अब हमने ये देखना होगा कि हम अपनी बरामदात को कैसे इंक्रीज करते हैं, हम अपने जो अनड्यू इंपोर्ट्स हैं उनको कैसे कम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्ली कुत्ते का खाना भी जो है बाहर से आता है, हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो भी हम डॉलर्स में खरीदते हैं। तो ये तमाम चीजें हमने देखनी होगी कि हम इंडिजिनसली अपने रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। असद, आप किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले को, वज़ीर ख़जाना के स्टेटमेंट को, और आगे चल के मुआशी सूरत हाल आपको लगता है कि बेहतर होगी? अभी IMF प्रोग्राम भी हमारे सामने है। जी बिल्कुल। औरंगज़ेब साहब जो हैं उनका एक प्रेडोमिनेटली बैंकिंग बैकग्राउंड है, तो वो जिस तरह देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, वो एक बैंकिंग नज़रिए से देखते हैं। ज़ाहिर है ये उनकी पहली एक सियासी अमल के अंदर कहा जा सकता है, एक पहली उनकी ट्राई है, और वो तो हम चले सब चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बड़ी अच्छा काम करें और सब कुछ ठीक करें। बात उनकी उस लिहाज से ठीक है, डॉलर्स की ज़रूरत है। मसला सिर्फ ये है कि एक यहाँ पे कंसिस्टेंसी का एलिमेंट जो है हम लैक करते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, माजी की आप 2-3 गवर्नमेंट्स देख लें तो सबसे पुअर रिटेंशन रेट जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का होता है, वो आए दिन चेंज हो रहे होते हैं। तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी तो आ नहीं सकती। इनफैक्ट ये भी जब आए थे औरंगज़ेब साहब तो उसके बाद आपने इसहाक डार साहब की जो झलकियाँ हैं वो भी आपको हर वक्त नज़र आ रही होती थी कि वो फलानी कमेटी में आ गए, इधर आ गए, वो फाइनेंस के अंदर ये उनका मौक़िफ़ है फलाना। तो ये इस तरह काम नहीं चलेगा। इनको अगर फ्री हैंड अगर लाएँ एक टेक्नोक्रेट को तो उनको फ्री हैंड देके काम करना चाहिए। आया उन्होंने इस चीज़ के अंदर बयान तो बिल्कुल डॉलर की हद तक दिया, लेकिन उसके अंदर कोई वे फॉरवर्ड नहीं दिया। दूसरा जो आपकी एक्सपोर्ट्स की हद तक बात है, ज़ाहिर उसी से आपके जो डॉलर में इंक्रीज़ आना है वो होना है। तो मैं सिर्फ हवाला देना चाहूँगा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जो कि हमारा एक वन ऑफ द बिगेस्ट इफ़ नॉट दी बिगेस्ट एक्सपोर्टर है हमारे मुल्क के अंदर। तो उसके मैं कुछ फिगर्स जो हैं वो मैं उस दिन देख रहा था कि आप फरवरी से फरवरी कंपैरिजन करें पिछले साल इस साल, तो उनकी जो पंजाब की हद तक डिस्कोस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसमें 77% कमी आई है। और इसका ये मतलब है कि उन्होंने बिजली इस्तेमाल करना बंद कर दी है। जिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों के पास ये सहूलत थी कि वो गैस पे शिफ्ट होता है, वो गैस पे शिफ्ट होगा, और जिनके पास नहीं थी गैस उन्होंने बंद कर दी अपने, उनको वारे में नहीं है कि इस किस्म की सूरत हाल के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करें। ठीक है, ज़बरदस्त। आपका भी इस हवाले से टेक आ चुका है। एक और अहम मामला, जिस तरह से इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा ने रवा मौसम गर्मा में नहरी पानी के शदीद बहरान का खदशा जाहिर कर दिया है। इरसा ने पानी के मुमकिना बहरान की वजह वापडा की मुबैना नाअहली, कम बर्फबारी और बड़ी मिकदार में पानी चोरी करार दे दिया है, और खदशा जाहिर किया कि रवा मौसम गर्मा में पानी का शॉर्टफॉल 40% तक जा सकता है। इजलास में ब्रीफिंग से मुतालिक ज़राए इरसा ने कहा कि वापडा तरबेला डैम पर तोसी बुनियादों पर मंसूबों पर बर वक्त तामीरी काम मुकम्मल नहीं कर सका। T5 मंसूबे की तामीर में ताख़ीर से 85,000 क्यूसिक पानी का अखराज नहीं हो सकेगा। T4 मंसूबे की गलत डिज़ाइनिंग से 30,000 क्यूसिक पानी का अखराज नहीं हो सकेगा। तरबेला डैम से मजमूई तौर पर 1,15,000 क्यूसिक पानी की फराहमी नहीं हो सकेगी। मंगला डैम पावर यूनिट्स की तामीर 9 के बायस पंजाब को 45,000 क्यूसिक पानी की फराहमी रुक जाने का इम्कान है। अब इससे ज़राअत समेत दीगर सनतों को कितना नुकसान होगा और इसका मुल्की मईशत पर क्या असर पड़ेगा, इसका सवाल का जवाब लेके हमाद आपसे आगाज़ करूँगी, कैसे देख रहे हैं? जी, पानी का मसला हमारे लिए बहुत पुराना है। हमें बहुत पहले ही इसका अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद नहीं हुआ। कहा जाता है कि सारी जंगें पानी पे होंगी आने वाले वक्त में। हमने तो 1948 में ही जंग लड़ ली थी इंडिया के साथ पानी के मसले के ऊपर। उसके बाद भी शायद हम कुछ नहीं सीखे। उसके बाद भी हमें 10-12 साल लगे इंडस वाटर ट्रीटी साइन करने में। वो भी हमें वर्ल्ड बैंक की मदद के साथ हमने जाके साइन की 1960 में।
उसके बाद हमें अपने ये इरसा बनाने में और ये ऐसा एग्रीमेंट करने में सूबों के दरमियान वाटर रिकॉर्ड करने में भी 1991 में जाकर होता है, और इरसा 1992 या गालिबन 93 में बनती है। हम 1947 से हमारा मुल्क बना हुआ है। हमें इसकी ज़रूरत और इसकी अफादियत के बारे में हमारा सियासतदानों का ध्यान ही नहीं जाता, आखिर पता नहीं क्या वजह है। और फिर अगर हम 92-93 में इरसा बना भी लेते हैं तो जो हमारी पहली वाटर पॉलिसी है नेशनल, वो 2018 में बनाई जाती है। यानी 40-45 साल गुजरने के बाद हमारी इरसा के 40-45 साल गुजरने के बाद हमारी वाटर पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसी भी ऐसी बनाई जाती है जिसमें अर्बन वाटर चैलेंजेस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता। कराची के पानी के मसाइल हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े शहरों में जो पानी के मसाइल हैं उनको एड्रेस ही नहीं किया जाता। साथ ही साथ उसके अंदर कोई क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टारगेट्स नहीं सेट किए जाते। यानी सूबों को ये तो कह दिया है कि पानी आपके पास है और आप इसको जैसे चाहे इस्तेमाल करें, उनको अकाउंटेबल नहीं किया जाता। कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि पार्लियामेंट में आकर वो साइंटिफिक डेटा के साथ इस चीज़ को बता सकें कि पानी की यूजेज कहाँ हुई है, कैसे नहीं हुई। यूजेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। इसराइल 90% अपना वाटर जो वेस्टेड वाटर है वो रीयूज़ कर रहा है। चले वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है, उससे तो हम कुछ अच्छा नहीं सीखेंगे। सिंगापुर से देख लेते हैं, 40% पानी वो रीयूज़ कर रहे हैं। हमारा 40% सिर्फ जो है सीपेज में पानी वेस्ट हो रहा है। इस तरफ किसी के ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरफ जाता है कि कहाँ पर अफ्तारी किस पार्टी ने कहाँ कर ली है, वहाँ पर और कौन मौजूद था और उसके अंदर क्या बात हुई और खाने में क्या था। तो अगर हमने इसी तरीके से काम करना है तो आगे मुश्किल हो जाएगा। हमारे वाटर बिल आज तक जो है एरिया के मुताबिक आता है। ये ऐसे है कि आप बगैर यूज़ चेक किए किसी भी गाड़ी के बड़े होने की वजह से आप उसको ज़्यादा पेट्रोल की कॉस्ट डालना शुरू करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए। जहाँ ये हुकूमतें नहीं करती वहाँ केयर टेकर हुकूमत फिर जगह ले जाती है। 2008 अभी हमने देखा है कि उन्होंने जो अमेंडमेंट बिल पास करने की कोशिश की थी, जो उनके अमेंडमेंट में नहीं आता वो कर रहे हैं। वो चेयरमैन की पावर ज़्यादा कर रहे हैं, वफाक की पावर ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोविंसेस को कम कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं चोलिस्तान प्रोग्राम के लिए। तो सियासतदानों को आगे बढ़ना चाहिए, इन बारों में बात करनी चाहिए जो अवामी मसाइल है। ठीक है असद, ये जो मंगला डैम पावर यूनिट्स की वो कह रहे हैं कि तामीरें नो हो रही है, जिसकी वजह से पंजाब को 45,000 क्यूसिक पानी की फराहमी रुक जाने का इम्कान है। ये कब तक कंप्लीशन इसकी कब होगी, क्या बताया जा रहा है इस हवाले से? दूसरा ये कि हम ये भी बात कर रहे हैं साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के IMF प्रोग्राम के साथ साथ हम अपने जो ज़राअत के या एग्रीकल्चर के शोबे पर इतना काम कर लेंगे कि हमारी जो मुआशी सूरत हाल है खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी और आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। एक जानिब हम ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पर शॉर्टफॉल है 40%। ये जो अब हमारा भी ज़ाहिर है मई जून जुलाई में आगे मज़ीद सिचुएशन ख़राब होगी। तो दूसरी जानिब ये वाली सिचुएशन ये वज़ीर आज़म करेंगे कैसे, ये जो बातें कर रहे हैं? देखिए जी, खुद ब खुद तो ज़ाहिर है कुछ नहीं हो सकता, कुछ खुद करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे एक मसला ये है कि पानी का जो इशू है वो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन आप किसी शख्स से पूछें आम कि जी पानी का मसला क्या है, तो वो शायद आपको इतनी तफसील में नहीं बता सके कि हमारे नेशनल डिस्कोर्स के अंदर इस चीज़ को एक इशू नहीं माना जाता। और ये हमारे सियासतदान तमाम, मतलब ये किसी एक पार्टी की हद तक नहीं है, तमाम की एक ये फेलियर है। और वही बात है जी कि प्रायोरिटीज़ जो हैं वो आपकी दुरुस्त नहीं है। उस लिहाज से आप इस चीज़ को कह रहे हैं कि जब ये मसला आएगा जी चलो जी तब देख लेंगे, दैट इज़ इनकरेक्ट। दूसरा, और ये सारा जो है ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है फिर अवाम के अंदर होता है। अब आप ये देख लें कि छोटी सी एग्जांपल है कि बहुत सारे लाहौर जैसे शहर है, कराची शहर है, हर जो घर हैं उनके अंदर एक गाड़ी होगी, 2 गाड़ी होगी। लोग गाड़ी कैसे धोते हैं जी? पाइप ऑन करके जी गाड़ी धुली जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि घर के अंदर वाटर मीटरिंग है नहीं, पानी का सिस्टम है। जैसे अभी बता रहे थे हमारे एक पैनलिस्ट की जी, वो सेक्टर वाइज होता है। मतलब एक होटल जो अगर बना हुआ है किसी सेक्टर के अंदर, उसका बिल भी तकरीबन सेम है घर से, तो ये बहुत अनफेयर बात है। अब हालांकि वाटर मीटरिंग के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट जब 2013 में यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब खुद तो उन्होंने बहुत कोशिश की है करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ भी बनाई गई हैं, मैं उस दिन पढ़ा था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम वाटर मीटर यहाँ पे खुद बनाएंगे। एक वाटर मीटर बना चुके, अपने सारे टारगेट जो हैं फेल कर चुके हैं। उसके अलावा वाटर मीटरिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि कमर्शियल लोगों को समझ आए कि ये दुनिया भर में एक यूटिलिटी की तरह काउंट हो जाती है, इसकी नॉमिनल से पैसे नहीं होते। हमने यही चीज़ आप देख लें गैस के साथ की, आज हम बैठे हैं तो आप गैस को ही देख लें कि उसके अंदर भी यही हो रहा है। अब उसके बड़े बड़े बिल आ रहे हैं तो पानी के साथ भी ये होगा। दूसरा, आप मंगला की हद तक बात की, मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। भी मेरे एक और शो पे ऊपर भी एक वाटर एक्सपर्ट ही आए हुए थे इत्तफाक से, सलमान नजीब खान साहब। उन्होंने डेमर बादशाह के ऊपर बड़ा एक बात बताई जो कि काफ़ी हैरानकुन बात थी कि उस डैम को जिस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है एज अ रॉक वॉल डैम,
और वो कहा जा रहा है कि जी वो हाईएस्ट रॉक वॉल डैम इन द वर्ल्ड होगा, उसके अंदर को उसका रिकॉर्ड कायम करना चाह रहे हैं। वो इतना ख़तरनाक है क्योंकि वो एक साइज़मिक एरिया है, वहाँ पे एक महीने में तकरीबन 200 से 250 ट्रेमर्स आते हैं और वो इतनी एक बड़ी ब्लंडर है जो होने को जा रहा है और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करते। तो वो आके हमें बता गए, उनकी मेहरबानी। तो हमने अपने शो की दूसरे शो की तवज्जो से हाईलाइट किया इसको। वो कह रहे हैं ये कैटास्ट्रॉफिक इसके रिजल्ट हो सकते हैं कि डैमर बादशाह जिस तरह बना रहे हैं वो बना लें। तो जो हम प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं पानी की हद तक, वो भी उसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है। तो ये आगे जाके आप जो कंजर्वेशन है और बाकी चीज़ें उनको तो दूर ही छोड़ दें, अर्बन के ऊपर तो हम आज तक कभी आए नहीं। लाहौर कराची के अंदर ये मसला है, हमने देखा है, वहाँ पे वही एक वाटर माफिया बन गया है। यही चीज़ जो है ये लाहौर में होने को जा रही है। आपने अभी जून जुलाई की बात की, डेफिनेटली इसके अंदर मसला आएगा। ये आने वाले 1-2 साल की बात है, ये अब दूर नहीं रहेगी बात कि हम जब इसको सीरियसली लेंगे बहुत अच्छा होगा। फ़र्क सिर्फ मसला सिर्फ ये कि पानी जो है वो सुर्खियों की हद तक, हेडलाइंस की हद तक, PR की हद तक, इश्तिहार की हद तक अच्छा लगता नहीं है, इसलिए कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। हमें प्रायोरिटीज़ ठीक करनी पड़ेंगी, ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है। चलें जी, आपका टेक इस हवाले से आगे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और इस हवाले से हमारे बाकी पैनलिस्ट अपनी राय दे चुके हैं। शाह साहब की जानिब बढ़ते हैं। शाह साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? देखिए 30% शायद वाटर शॉर्टफॉल होगा और रीजन ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के साथ साथ के कैचमेंट एरियाज के अंदर बारिश नहीं हुई, बर्फबारी लेट हुई है। दूसरा ये एक अहम चीज, इरसा बेशक वापडा को ब्लेम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा एक इशू ये है कि आप देखें जो आगे खरीफ की फसल आएगी उसके लिए आपके पास पानी नहीं होगा, चावल होगा, आप गंदम काश्त करेंगे, इसके अलावा गन्ना काश्त करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये मसाइल होंगे। 30% आपको कमी आएगी। अब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, 24% का उसका GDP जो है डिपेंड करता है एग्रीगेरियन आउटपुट पे। अब बाकी पानी का शॉर्टफॉल एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन इरसा से ये पूछा जाए कि उनके पास 1980 की एक फिजिबिलिटी पड़ी हुई है जो कि उस वक्त के इरसा के चेयरमैन थे फतेहुल्लाह गंडापुर साहब, उन्होंने दी थी। कटदरा एक मकाम है, ये जामिर बादशाह डैम की बात लेकिन उसका फिजिबल प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है इनके पास, जिसपे आपने रन ऑफ वाटर डैम बनाना था। 10,000 मेगावाट आपको उस वक्त बिजली हासिल होनी थी, आज से 20-30 साल पहले की बात है। और उससे आपको इतना पानी मिलना था कि आप तकरीबन पंजाब सिंध और KP की तमाम जरूरियात को पूरी करते। बदकिस्मती ये है कि ना वापडा ना इरसा ये कोई वो काम नहीं करते जिसमें इनके कमीशन नहीं होते, जिनमें इनके फायदे नहीं होते, जिनमें इनके बॉसेस के जो है वो किकबैक नहीं होते। ये सबसे अहम इशू है। दूसरा देखें, हमें बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपने दुश्मन मुल्क को 24 घंटे टारगेट तो करते हैं। 300 किलोमीटर उन्होंने कैनाल इंदिरा गांधी वाटर बनाई, जिससे एक मुकम्मल कर दी तमाम पानी की, और आज हम जो है वो उस पानी को एज हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। हमारे साथ अफगानिस्तान को देख लें, वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर पे तो हम कहते हैं कि सर हमने इंडस वाटर ट्रीटी ली और हिंदुस्तान को 3 दरिया बेच के जो अपनी जान बचा ली, कुछ हमने ले लिए। आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग आ रही है। आप ये बताएं, अफगानिस्तान के साथ हमारा किसी किस्म का वाटर ट्रीटी नहीं है और वो पानी को एज अ वेपन इस्तेमाल करे, उसको भी इंडिया सपोर्ट करे। वहाँ पे जितने डैम्स बन रहे हैं, आपके आधा ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा पंजाब सेंट्रली जो दरिया सिंध के ऊपर डिपेंड करता है और काबुल रिवर की शक्ल में आता है, वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। तो ये जो आबी जंग है ना, ये इतनी सीधी नहीं है। तो जहाँ तक अर्बन वाटर प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पे, ड्रिंकिंग वाटर आपको प्रॉब्लम आएगी। तीसरा जो अहम मुद्दा है वो ये है कि आपने जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज है उनकी प्रिजर्वेशन के लिए क्या किया। आपका पानी जो आ भी रहा है बारिशों के जरिए या मानसून के जरिए, वो तमाम का तमाम समंदर में जा रहा है। आपने क्या कोई ऐसे शॉर्ट टर्म वाटर रिजर्वायर बनाए कि जब पानी को रिटेन करके फिर गर्मियों में इस्तेमाल कर सकें। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। हमारे यहाँ मतलब जाहिर बात है कुछ थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर जमीन है। हरीपुर जो कि एक बहुत बड़ा हब था सब्जी का, फ्रूट का, और उसके फल जो है वो तमाम दुनिया में माने जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे। आज तकरीबन हरीपुर के अंदर 40 to 50% जो माल्टे के बागात हैं, लीची के बागात हैं, वो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं क्योंकि पानी नहीं है कि किसान पानी लगा सके। अब देखिए, मेरे ख्याल में बड़ा अहम इशू है कि हमने एक्चुअली साइंटिफिकली देखना होगा वाटर शॉर्टेज को। हम तो उसे सुपरफिशियली देख रहे हैं कि जनाब पानी आया, पानी गया। पानी जो अल्लाह पाक ने क्या हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकें। मेरे ख्याल में इस बात पे खुश होना कि जनाब सूरज बहुत ज्यादा है और नेचुरल रिसोर्सेज से हमारा माल मुल्क है। बदकिस्मती है कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं रही, हमने कभी सोचा नहीं कि इन मिनरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें और उससे फायदा उठाएं। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, आप अग्री करते हैं शाह साहब से कि अब जो सारी सिचुएशन बनी हुई है और अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी हम देख रहे हैं कि ये वाले मामला चल रहे हैं, तो सर आप किस तरह से देख रहे हैं इनको?
देखिए, सबसे पहले तो ये तमाम पैनलिस्ट ने इस पर ये डिस्कस कर लिया और इस चीज़ को मान लिया है, सीरियस मामला है। इकोनॉमी पे हमारा जो है बहुत, हमारा एग्रीकल्चर जो है आप देखें कि 70 से 80% ओवरऑल मुल्क में जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वाबस्ता है एग्रीकल्चर से, और एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी हमारी है। तो वो आने वाले दिनों में पंजाब और सिंध जो है, पंजाब और सिंध को बहुत नुकसान होगा मेरे ख्याल में, और एग्रीकल्चर के उसमें, और पानी की शॉर्टेज प्लानिंग हमने की नहीं है। अब प्लानिंग किस तरह हम करें? बात यह है कि अब हम उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं वापडा को, वापडा कहे कि नहीं जी हमें, अब वापडा से पूछा जाए कि आपने बर वक्त मंसूबे क्यों तामीर नहीं किए, मुकम्मल नहीं किए, क्या पैसे नहीं थे, इंजीनियर की कोताही हो सकती है, उनकी इनकम्पिटेंसी हो सकती है, ये इश्यूज नॉर्मल हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे मुल्क में एक मंसूबे, वो कोई ब्रिज बनता है तो वो साल 1.5 साल से, उसके बाद 5 साल में बनता है, तो उसकी एक्सकलेशन कॉस्ट और उसके हिसाब से जो मंसूबा शुरू होना होता है 100 करोड़ में वो जाके होता है 250 करोड़ में। तो ये चीज़ें हैं। अब जो कुछ हो गया, बजाय इसके कि आगे की प्लानिंग करें। हमने कभी प्लानिंग भी नहीं किया है, दूसरी जगह भी डैम नहीं बनाए। बलूचिस्तान वसी इलाके हैं, वो उसके बारिशें आती हैं, यहाँ से बारिशें बरसती हैं, फ्लड आते हैं, उसके बाद ये पानी निकलता है सिंध में चला जाता है, सिंध से जाकर जो है समंदर में गिरता है, उसकी कोई वो नहीं है। पानी जो है कीमती वो है एग्रीकल्चर के लिए, पीने के लिए। और ये बात ठीक है कि अगर आपने वाटर मीटर का जो है वो निज़ाम ही नहीं है, तमाम दुनिया में ये निज़ाम है। अमेरिका जैसे मुल्क में बारिशों का आप देखें कि कितनी बारिशें होती हैं, उसके बावजूद जो है वो पानी को जो है ना, वो बारिशों के पानी को यूज़ करके उसको लाकर सफ़ा करके फिल्टर करके दोबारा उसको जो है ना नहरों में जो है उसको दोबारा वो कर देते हैं ताकि वो इस्तेमाल हो। ऐसा नहीं है कि जिस तरह वो वहाँ भी कदर किया जाता है। हमारे यहाँ पानी है नहीं, पानी के बावजूद उसके बाद हम उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे उसको ज़ाया करने वाली बात है। जी ठीक है जी, आप तमाम का इस हवाले से टेक आ चुका है। एक बड़ा अहम इशू है ये, और हमारे तमाम पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर है इस इशू पर। देखते हैं हुकूमत वक्त इस पर क्या काम करती है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।